Hello everyone, welcome to our channel. Today's our topic is maxima minima और इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जिससे आपके क्वेश्चन अधिकतर पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में, उसको आज हम इसमें कवर करेंगे इस वीडियो में। और साथ में मैं कुछ 3-4 और एक्स्ट्रा टॉपिक भी साथ में करवा देती हूँ। ये जो टॉपिक्स हैं वो भी इसी से रिलेटेड है, मैक्सिमम मिनिमा से, तो ये भी हम साथ के साथ इसी के साथ कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ओके, तो नंबर 1 है हमारा टॉपिक मोनोटोनिक इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन, कि क्या होते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस और इनकी डेफिनेशन क्या होती है मैथमेटिकली। तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है। जैसे नंबर 1 है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इंक्रीजिंग फंक्शन है बट आगे लिखा हुआ है मोनोटोनिक, तो उसकी मैथमेटिकली डेफिनेशन होगी इफ़ x1 इज़ ग्रेटर देन x2। यदि x1 x2 से बड़ा है, दैट मीन हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे x की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। तो यदि x1 ग्रेटर देन x2 है, दिस इम्प्लाइज, तो उसके साथ साथ फंक्शन की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बट बीच में कहीं ना कहीं बराबर भी हो सकती है, बट वो इंक्रीज होगी और इक्वल होगी, ठीक है ना, डिक्रीज नहीं होगी कहीं भी। तो इस केस में हम बोलेंगे कि द फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन एंड हियर द पॉइंट x1 x2 बिलोंग्स टू आई मीन्स या तो आपको डोमेन गिवन है उस डोमेन में, या फिर इंटरवल गिवन है तो उस इंटरवल में, ठीक है ना। ऐसे नंबर 2 है यहाँ पे, या तो ये डेफिनेशन हो गया। दूसरी डेफिनेशन है कि x1 ग्रेटर देन x2 है, दिस इम्प्लाइज f(x1) इज़ नॉट लेस देन f(x2)। तो इसी का नेगेशन पार्ट है, यदि ये होगा तो ऐसा नहीं होगा। तो ये भी कभी कभी आपको ऑप्शन में दे सकते हैं नेगेशन भी, कि द डेफिनेशन ऑफ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन ABCD। तो अगर ग्रेटर देन इक्वल टू वाला नहीं है तो फिर आपको नेगेशन में देखना होगा कि क्या नेगेशन वाली तो आपको डेफिनेशन नहीं गिवन है। तो इट इज़ वन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। ये जो चीज़ मैंने यहाँ लिखी हुई है उसका रिवर्स लिखा हुआ है, x1 x2 से बड़ा है, या फिर हमने लिखा कि x1 लेस देन x2। तो बात वही है कि ये जो पॉइंट है वो इस पॉइंट से बड़ा है। तो इफ़ x2 ग्रेटर देन x1 देन फंक्शन की जो वैल्यू होगी x2 पे वो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू होगी f(x1) से। तो सेम चीज़ है, बस मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया कि x2 बड़ा है x1 से। और सेम इसका नेगेशन क्या होगा कि f(x1) इज़ नॉट ग्रेटर देन f(x2), ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ अगर ग्राफिकली देखें कि मैंने यहाँ पे ग्राफ पे डिनोट किया है कि 2 पॉइंट है x1 x2, तो ऑब्वियसली हम अगर नंबर लाइन पे प्लॉट कर रहे हैं तो दिस x2 इज़ ग्रेटर देन x1। तो ये वाला यहाँ पर केस सेटिस्फाइड हो रहा है कि x2 ग्रेटर देन x1। अब हमने ग्राफ बनाया इस तरीके से, तो हम ग्राफ में देखेंगे हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है, फिर यहाँ पर थोड़ी सी कम होगी, ठीक है ना। बट ये जो वैल्यू है वो इस वैल्यू से हमेशा क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। आप अगर इस तरीके से जाता है कम ज़्यादा कम ज़्यादा कम ज़्यादा, बट वैल्यू बढ़ ही रही है डायरेक्टली, तो उसे बोलेंगे हम इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर ये ग्राफ ऐसा जाएगा स्ट्रिक्टली दिस वन, कि केवल वैल्यू बढ़ी रही है, कहीं भी कम नहीं हो रही, कहीं ज़्यादा नहीं हो रही, तो उस केस में आप उसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, जो कि मैं अभी नेक्स्ट पेज पे पढ़ाऊँगी। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में तो लगातार बढ़ेंगी, कहीं बीच में भी कम नहीं होगी, बस बढ़ती जाएंगी। और इंक्रीजिंग में इस तरीके से मिलेगा आपको ग्राफ, ठीक। तो इसे हम बोलेंगे यहाँ पे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन इन दिस इंटरवल दिस वन। अब अगर मैं इनको रिवर्स लिख दूँ, सपोज x1 की जगह यहाँ पे x2 लिख दूँ और यहाँ पे मैंने अगर x1 लिख दिया, तो ये जो केस है वो ये वाला बन जाएगा, x1 इज़ ग्रेटर देन x2। हमेशा नंबर लाइन पे जो पॉइंट होता है वो हमेशा आपको पता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। तो अगर ये केस है दैट मीन x1 बाद में होगा, x2 का होगा पहले होगा। इसलिए कोई से भी डेफिनेशन हो, आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इंक्रीजिंग में अगर पॉइंट बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू बड़ी होगी, पॉइंट छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू छोटी होगी। क्लियर। अब नेक्स्ट है, ये भी एक ग्राफ है जिसमें हमने इक्वल टू का साइन भी लगा रखा है। इक्वल टू का मीनिंग है कि हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है। यहाँ पे जितने भी पॉइंट है वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू सेम है, फिर वापस से इंक्रीज हो गई, फिर वापस से सेम है, फिर इंक्रीज हो गई, फिर सेम है दिस वन। तो इट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। सो दैट्स वाई हमने यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाया। सो दोनों ग्राफ हो गए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। फिर नंबर 2 है, इसी का रिवर्स करना है डिक्रीजिंग में, कि अगर पॉइंट x1 बड़ा है x2 से तो जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो रिवर्स होगी, f(x1) इज़ लेस देन इक्वल टू f(x2), ठीक है ना। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी या बराबर होगी फंक्शन की वैल्यू के। अगेन इसका नेगेशन लिखना है
कि अगर x1 बड़ा है x2 से, f(x1) इज़ नॉट ग्रेटर देन f(x2), कि इसकी वैल्यू से बड़ी नहीं हो सकती। फिर इसको अगर रिवर्स कर देते हैं कि x1 इज़ लेस देन x2 है, यानी x2 बड़ा है x1 छोटा है, तो f(x1) की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू होगी f(x2) से, और x1 लेस देन x2 है, दिस इम्प्लाइज f(x1) इज़ नॉट लेस देन f(x2). तो याद रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने उसको लैंग्वेज में बताया वैसे याद रख लेना, ऊपर बताई दिया मैंने, उसी का रिवर्स आपको नीचे करना है। अगर ग्राफिकली कर देखें अपन कि यहाँ पे अपन देखेंगे कि ये फंक्शन की वैल्यू, पहले तो हमने नंबर लाइन पे 2 पॉइंट बनाए x1 x2, तो ऑब्वियसली क्या है यहाँ पे x1 लेस देन x2 है, x1 लेस देन x2 ये वाला केस। हम फंक्शन की वैल्यू देखेंगे, यहाँ पर सबसे हाईएस्ट वैल्यू है, बट जैसे हम आगे जा रहे हैं वैसे फंक्शन की वैल्यू कम हो रही है, फिर यहाँ पे थोड़ी सी इक्वल होगी और फिर यहाँ पे वापस से कम हो रही है। तो इस टाइप का जो ग्राफ होता है बेंड, जिसमें बेंड आता है, उसे तो हम बोलते हैं केवल मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। और अगर बेंड नहीं आता है, ये स्ट्रिक्टली इस तरीके से डिक्रीज हो रहा है, तो इसे बोलेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, जो कि अभी मैं बताऊँगा नेक्स्ट पेज पे। और इसी का सिमिलर है, जैसे अभी जस्ट मैंने बोला, कम हो रही है फंक्शन की वैल्यू, फिर इक्वल आ गई, इन कुछ पॉइंट्स के लिए इक्वल हो गई, फिर वापस से कम हो रही है, फिर कुछ पॉइंट्स के लिए इक्वल हो गई, फिर कम हो रही है, फिर इक्वल हो गई। तो इस टाइप का जो फंक्शन होगा, इसे भी हम क्या बोलेंगे, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर। अब हम देख लेते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशंस। अब स्ट्रिक्टली का मीनिंग होगा कि इफ़ x1 ग्रेटर देन x2 है, तो दिस इम्प्लाइज f(x1) इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन f(x2), ठीक है ना। तो वहाँ मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था कि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे डोमेन में, वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और कहीं बीच में इक्वल टू नहीं होगी, स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगी। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन है कि x1 लेस देन x2 है, दिस इम्प्लाई f(x1) लेस देन f(x2) है। तो एक बात एक ही है कि आप x1 को x2 को ऐसे लिखें, या x2 को पहले लिख दें, x1 को बाद में लिख दें, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, x1 बड़ा होगा x2 से, ठीक है ना। और एक और डेफिनेशन है कि यदि हम ये जो ग्राफ है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाला, इसमें कहीं बेंड आ जाता है तो भी ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बनेगा। कैसे कि ये स्ट्रिक्टली यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, इस पॉइंट के बाद से ये तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज ऑल्सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ग्राफ, ठीक है ना। तो हो सकता है आपको ऑप्शन में 4 ग्राफ दे दे बना के और बोला जाएगा इसमें से कौन सा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, कौन सा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो उस केस में इसलिए मैं आपको ग्राफिकली भी साथ के साथ बताई जा रही हूँ कि ग्राफ से कैसे हम शो करेंगे, या ग्राफ से हम कैसे पता लगेंगे कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। फिर नंबर 4 है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब डिक्रीजिंग फंक्शन है, यानी हम जैसे जैसे नंबर लाइन पे आगे जाएंगे, ये पॉइंट अगर x1 बड़ा है x2 से, तो इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी f(x2) से। और अगर x1 लेस देन x2 से, यानी f(x1) की वैल्यू बड़ी होगी f(x2) से। डिक्रीजिंग में क्या होगा कि हम जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू कम होती जाएगी। तो लगातार कम हो रही है तो इसको बोलेंगे हम स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। और सेम यहाँ पे कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक फंक्शन की वैल्यू कम हो रही है, फिर इस पॉइंट पे बेंड आता है और वापस से कम होती है। तो ग्राफ से आप कंपेयर कर सकते हो इस पहले कैसा ग्राफ और अभी कैसा ग्राफ है, या फिर मैंने यहाँ पे मैथमेटिकली भी शो कर दिया कि यहाँ पे ये डेफिनेशंस हो गई। फिर उसके बाद हम चेक कैसे करेंगे किसी भी पॉइंट पे या किसी भी इंटरवल में कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, ठीक है ना। तो चेक करने का मेथड है यहाँ पे नंबर 1 मैंने यहाँ पे शो किया एट द पॉइंट, कि यदि किसी पॉइंट पे चेक करना है कि फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो उसके लिए ये चेक करने का मेथड है कि f(x) इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एट द पॉइंट a इफ़ एंड ओनली इफ़ उस पॉइंट पे जो उसका डेरिवेटिव होगा वो ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है ना। तो अगर आपसे बोला जाए इस पॉइंट पे फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, तो फिर उस केस में आपको क्या करना होगा कि वो पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करना होगा। यदि डेरिवेटिव स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 आ जाता है, देन आप बोलेंगे कि इस पॉइंट पे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। और अगर उस पॉइंट पे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 आ जाता है, तो आप बोलेंगे वो जो पॉइंट है उस पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्लियर। और यहाँ मैंने मेंशन किया कि दिस पॉइंट ए बिलोंग्स टू डोमेन डी ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन का जो भी डोमेन गिवन होगा उसमें बिलोंग करना चाहिए ये। अब यदि आपको इंटरवल गिवन है तो इंटरवल में कैसे चेक करेंगे उसके लिए मैं बताती हूँ आपको नेक्स्ट पेज पे। अब नंबर 2 है कि यदि किसी इंटरवल में हमें फाइंड करना हो कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो उसके लिए क्या होगा कि फंक्शन डिफाइंड होगा किसी क्लोज इंटरवल a, b में। यहाँ ओपन भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस ओपन हो या क्लोज हो मीन्स फंक्शन डिफाइंड है किसी इंटरवल में।
देन नंबर 1 कि इफ़ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी उस इंटरवल के सभी पॉइंट्स पर यदि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू है 0 के इक्वल, तो फिर हम बोलेंगे फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। और अगर उस इंटरवल के सभी पॉइंट्स पे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, तो फिर फंक्शन होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सेम अगर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो इंटरवल के सभी पॉइंट्स पर लेस देन और इक्वल टू है तो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, और केवल लेस देन 0 है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ये जो डेफिनेशन है या तो डायरेक्ट पूछ सकते हैं या फिर कभी कभी आपसे पॉइंट पूछे जाते हैं कि किस पॉइंट्स के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग होगा। जैसे मैंने क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन कर रखा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन। अब इंटरवल इम्पोर्टेंट है फॉर x बिलोंग्स टू r, यानी सेट ऑफ रियल नंबर। तो डिक्रीजिंग या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग के लिए हमें क्या करना होता है, डेरिवेटिव फाइंड करना था सबसे पहले। तो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, जैसे ए ऑप्शन का क्या गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x। अब ये जो डेरिवेटिव है ये आप इंटरवल के सभी पॉइंट्स पर चेक करेंगे कि इसका साइन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यहाँ हमें पता है कि अगर x है तो 0 से इन्फिनिटी के बीच में तो क्या आएगा ग्रेटर देन 0, और माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में क्या आएगा लेस देन 0। तो दैट मीन साइन चेंज हो रहा है। साइन चेंज होने का मीनिंग है इट इज़ नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। और हम ग्राफिकली भी बता सकते हैं कि ये पैराबोला बनेगा और पैराबोला ऐसा बनेगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ इन पॉइंट के लिए तो ये डिक्रीज हो रहा है और इन पॉइंट के लिए इंक्रीज हो रहा है। अब नंबर 2 है जिसमें गिवन है y इक्वल टू मोड x। तो मोड x की भी डेफिनेशन पता है कि ये हमेशा ब्रेक होता है जब x अगर पॉजिटिव होगा तो ये हमेशा x के इक्वल होगा। इफ़ x इज नेगेटिव तो फिर आप माइनस लगा के उसको बाहर लिखते हैं, यानी f ऑफ x इक्वल टू होगा -x, बट कब इफ़ x लेस देन 0। तो हमने ब्रेक कर लिया इसको। अब ब्रेक करने के बाद इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो -1 और 1, x लेस देन 0 पे x ग्रेटर देन 0 पे। सो अगेन हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जब नेगेटिव रियल नंबर्स है तो ये तो क्या आ रहा है लेस देन 0, और जब पॉजिटिव रियल नंबर्स है तो ये क्या आ रहा है ग्रेटर देन 0। और मोड x का ग्राफ ऐसा बनता है वी शेप में। तो जैसे पैराबोला बना था वैसे ही है, बट पैराबोला में यहाँ पे स्मूथ ग्राफ था, यहाँ पे ये तो इस टाइप का जो फंक्शन होगा वो भी क्या होगा, ना तो इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा, कंप्लीट रियल लाइन पे। अब यदि इसको स्पेशली किसी इंटरवल में पूछते हैं जैसे कि पॉजिटिव रियल नंबर्स या नेगेटिव रियल नंबर्स, तो फिर हम बता सकते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, जैसे मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया उस तरीके से। अब e की पावर -x है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -e की पावर -x। अब ये जो फंक्शन है यहाँ पे आप x की कोई सी भी वैल्यू रखें, पॉजिटिव रियल नंबर्स या नेगेटिव रियल नंबर्स, ये हमेशा क्या होगा लेस देन 0 होगा, क्योंकि e की पावर -x हमेशा पॉजिटिव होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। और यहाँ पे ये नेगेटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो दैट्स वाई इट इज़ लेस देन 0। और इसका ग्राफ ऐसा बनता है। सो दैट मीन्स क्या पूछा गया है हमारे से, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन, जिसमें इसका मीनिंग है कि वो लेस देन 0 होना चाहिए। ये जो फंक्शन है उसको आप स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग भी बोल सकते हैं, और मोनोटोनिक बोला है तो मोनोटोनिक भी होगा। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब 10x पे आते हैं तो 10 का क्या होता है डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स को यदि इस इंटरवल के पॉइंट्स पे चेक करोगे तो नंबर 1 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस जो होते हैं वो कंप्लीट रियल लाइन के लिए कभी भी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नहीं होते हैं। ग्राफिकली भी आप बता सकते हो कि 10 का जो ग्राफ होता है वो -π/2 से +π/2 इस तरीके से बनता है कि तब तो क्या बोलेंगे इसको, इस इंटरवल में तो ये क्या है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है। और वैसे भी बोल सकते हो कि सेक स्क्वायर एक्स है हमेशा पॉजिटिव होगा, सो दैट मीन इट इज़ ऑलवेज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0। फिर अब वापस इंटरवल देखते हैं π/2 से 3π/2, तो फिर से सेम वैल्यूज़ है कि इस इंटरवल में भी क्या होंगे फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। बट ये π/2 पर ब्रेक होगा क्योंकि यहाँ पर क्या आता है इन्फिनिटी, तो ये पॉइंट हम क्या करते हैं इंक्लूड नहीं करते, इस पॉइंट को हटाना पड़ता है। सो इस वजह से ग्राफ ब्रेक होता है। ब्रेक होने की वजह से ये कभी भी कंप्लीट रियल लाइन पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं बोला जाएगा। सो अगेन दिस ऑप्शन इज़ नॉट आवर करेक्ट आंसर। सो क्लियर? मैंने यहाँ पर आपको इस ऑप्शन में काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। अब हम इसका टॉपिक चेंज करते हैं और चलते हैं मैक्सिमा मिनिमा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैक्सिमा मिनिमा, जिसे हिंदी में बोलते हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट। ठीक है ना? तो मैक्सिमा मिनिमा कब एग्जिस्ट करेगा उसके लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होती है। तो पहले हम देखते हैं नेसेसरी कंडीशन। सो नेसेसरी कंडीशन फॉर द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, क्या कंडीशन है कि दिस कंडीशन फॉर f ऑफ a, दैट मीन जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये है
कि दिस एफ ऑफ ए टू बी एन एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज दैट एफ डैश ए इक्वल टू 0 प्रोवाइडेड फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। क्या मीनिंग हुआ इसका कि यदि आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम मिनिमा की नेसेसरी कंडीशन बताइए, तो नेसेसरी कंडीशन ये है कि किसी भी पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो एक्सट्रीम वैल्यू, अब एक्सट्रीम वैल्यू का मीनिंग होता है या तो मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, तो इन दोनों को कंबाइन करके ऐसा बोला जाता है एक्सट्रीम वैल्यू, मैक्सिमम और मिनिमम। तो किसी पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो एक्सट्रीम होगी, कब होगी, जब उस पॉइंट पे फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो इक्वल टू 0 आ जाए। तो हम जब मैक्सिमम मिनिमम फाइंड करते हैं तब भी हम यही काम करते हैं कि यदि आपको कोई फंक्शन गिवन है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसका डेरिवेटिव निकाल के उसको बराबर 0 पुट करते हैं। फिर बराबर 0 पुट करने के बाद आप x की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं, x1 x2 x3 xn जो भी हैं, ठीक है ना। तो ये जो x की वैल्यू फाइंड करते हैं दैट मीन इन x की वैल्यू पे जो फंक्शन का डेरिवेटिव है वो क्या है, 0 के बराबर है। अब ये जो सारे पॉइंट्स आए हैं इन पॉइंट में से कौन कौन से पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, कौन कौन से पॉइंट मिनिमा है, उसके लिए हमें फिर आगे चेक करना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं सफिशिएंट कंडीशन। बट नेसेसरी तो यहीं तक होगी कि पॉइंट फाइंड किए, अब इन पॉइंट्स पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो एक्सट्रीम वैल्यू कब बनेगी, जब इस पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के इक्वल होगा। और ये तो है ही सही कंडीशन के प्रोवाइडेड फंक्शन है डिफरेंशिएबल होगा तभी हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ये तो कंडीशन है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तब जाके हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि किसी पॉइंट पर फंक्शन की जो एक्सट्रीम वैल्यू होगी वो एफ ऑफ ए होगी। क्लियर। अब एक चीज़ मैंने यहाँ मेंशन नहीं की, ये जो पॉइंट्स हम फाइंड करते हैं इक्वल टू 0 पुट करके, इन्हें हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन। तो क्रिटिकल पॉइंट का मीनिंग इतना नहीं होता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव बराबर 0 करके पॉइंट्स निकालें। तो जो पॉइंट्स आपको मिलते हैं ऑल दोज पॉइंट्स आर सेड टू बी क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन। क्लियर। तो इन्हें बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। हिंदी में बोलते हैं चरम बिंदु, इंग्लिश में बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट या फिर स्टेशनरी पॉइंट। दोनों बात एक ही है, स्टेशनरी पॉइंट बोलें या फिर क्रिटिकल पॉइंट बोलें। ठीक। अब उसके बाद आते हैं हम सफिशिएंट कंडीशन पे कि द सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ मैक्सिमम मिनिमम ऑफ अ फंक्शन। किसी भी फंक्शन के मैक्सिमम मिनिमम होने की सफिशिएंट कंडीशन क्या है, उसके लिए मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है कि लेट एफ ऑफ एक्स बी ए फंक्शन एंड एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 एट एक्स इक्वल टू ए। माना कोई फंक्शन है और उसका जो डेरिवेटिव है वो बराबर 0 है किसी पॉइंट पे, देन दिस पॉइंट इज़ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। कब, जब उसका डबल डेरिवेटिव क्या होता है, लेस देन 0। दिस पॉइंट इज़ अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। कब, जब उसका जो डबल डेरिवेटिव होता है इट इज़ ग्रेटर देन 0। नंबर 3, दिस पॉइंट इज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कब बनेगा, जब उसका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो उस पॉइंट पे 0 के इक्वल आ जाए। बट यहीं पे आप नहीं बोल सकते हो कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, आपको इसका थर्ड डेरिवेटिव भी चेक करना पड़ेगा, एंड प्रोवाइडेड द थर्ड डेरिवेटिव इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है ना। सेकंड डेरिवेटिव तो 0 मिल जाए बट थर्ड डेरिवेटिव 0 नहीं मिले तो फिर हम बोलेंगे कि दिस पॉइंट इज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? इसका मीनिंग होता है कि एक ऐसा पॉइंट जिस पर ना तो मैक्सिमम होगा ना ही मिनिमम होगा, उसे फिर हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है ना। अब एक कंडीशन आती है कि सपोज हमें एफ ट्रिपल डैश ए बी 0 के इक्वल मिल जाता है कि आपने डेरिवेटिव फाइंड किया, सेकंड डेरिवेटिव वो भी 0 आ गया, थर्ड डेरिवेटिव फाइंड किया वो भी 0 आ गया, तो फिर हम क्या करेंगे? तो उसके लिए फिर एक जनरल रिजल्ट होता है, वो मैं आगे बता देती हूँ। उसके लिए फिर आपको फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना पड़ता है और फिर उसके बाद चेक करना पड़ता है, तो वो एक लंबा प्रोसेस है, मैं वहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ नेक्स्ट पेज पे। अब अपन देखते हैं कि इफ़ एफ ट्रिपल डैश ए इक्वल टू 0 तो फिर क्या करना होगा। तो उस केस में आपको फोर्थ डेरिवेटिव भी फाइंड करना होगा उस पॉइंट पे। अब फोर्थ डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद आपको इसका साइन देखना होगा कि क्या जो फोर्थ डेरिवेटिव वो लेस देन 0 है उस पॉइंट पे x इक्वल टू ए पे। इफ़ इट इज़ लेस देन 0 देन द x इक्वल टू ए बिकम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यदि फोर्थ डेरिवेटिव उस पॉइंट पे ग्रेटर देन 0 है देन दिस पॉइंट बिकम पॉइंट ऑफ मिनिमा। जैसे हम स्टार्टिंग में हमने देखा था कि लेस देन पे मैक्सिमा और ग्रेटर देन पे मिनिमा। अब अगर
फोर्थ डेरिवेटिव आपने फाइंड किया और वो भी आपको 0 मिल जाता है, तो आप क्या करेंगे, फिफ्थ डेरिवेटिव निकालेंगे। फिर फिफ्थ डेरिवेटिव का आप देखेंगे कि इक्वल टू 0 या नॉट इक्वल टू 0। अगर फिफ्थ डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तो फिर आप बोलेंगे कि ये पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। बट इफ़ इट इज़ इक्वल टू 0, ये भी आपको 0 मिल जाता है, तो आपको सिक्स्थ डेरिवेटिव निकालना होगा और ये काम करते जाना है जब तक कि आपको जो डेरिवेटिव वो वैनिश नहीं हो जाता। वैनिश मीन्स ये नॉट इक्वल टू 0 नहीं आ जाता, तब तक कि आपको डिफ्रेंशिएट करते जाना है। तो अब उस चीज़ को मैंने यहाँ पे एक जनरल थ्योरी बना के लिखा हुआ है। कैसे कि सपोज जो फंक्शन है उसका जो डेरिवेटिव्स हैं वो आप फाइंड कर रहे हैं, उस पॉइंट पे जो डेरिवेटिव्स हैं वो n-1 डेरिवेटिव तक तो आपको क्या मिल गया, 0, बट उसका जो nth डेरिवेटिव है वो नॉट इक्वल टू 0 मिला। ठीक है ना, मीन्स यहाँ पे जाके वो अब वेनिश नहीं होगा। तो अब इस n पे डिपेंड करेगा कि वो किस डेरिवेटिव पे या किस नंबर के डेरिवेटिव पे वेनिश नहीं हुआ। सो सपोज यहाँ पे n इवन नंबर है। इवन का मीनिंग है कि माना f डबल डैश जो है वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया, माना कि f फोर्थ है वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया। तो इवन जो डेरिवेटिव्स है वो अगर नॉन 0 मिलते हैं तब तो आपको मैक्सिमम मिनिमम मिलेगा। और उस केस में कैसे चेक करेंगे कि जो नॉन 0 वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमम, और अगर जो नॉन 0 वैल्यू है वो लेस देन 0 है तो मैक्सिमम। बट यदि सपोज़ ये जो nth डेरिवेटिव है वो ओड नंबर है, ओड का मीनिंग है कि आपने थर्ड डेरिवेटिव फाइंड किया, वो आपने बोला कि नॉट इक्वल टू 0 है, या फिर आपने जैसा भी यहाँ पे मैंने बोला था फिफ्थ डेरिवेटिव फाइंड किया, वो भी क्या बोला आपने, नॉट इक्वल टू 0 है। तो अगर जो नॉन 0 डेरिवेटिव सारा है यदि वो ओड है नंबर में 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन, तो उस केस में आप क्या बोलेंगे कि वो जो पॉइंट होगा वो हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा, यानी उस पॉइंट पर ना तो मैक्सिमम मिलेगा ना ही मिनिमम मिलेगा। क्लियर? तो ये हमारी जनरल थ्योरी थी जो मैंने इससे पहले एक्सप्लेन किया आपको। अब इसमें आपके सारे पॉइंट्स आ गए, 2 बार निकालें आप, 4 बार, 6, 7, 8 कितने डेरिवेटिव्स निकालें, वो सारे डेरिवेटिव्स की थ्योरी इस जनरल रिजल्ट में हमारी आ गई सारी की सारी। अब इस पूरी थ्योरी को मैं एक दो एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि अगर क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब जो हमने थ्योरी पढ़ी थी अभी, इसको हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे मैक्सिमम, मिनिमम एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कि सपोज अ फंक्शन इज गिवन इन दिस फॉर्म x⁵ माइनस 5x⁴ प्लस 5x³ माइनस 10। ठीक, अब इसका पहले आप क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट के लिए आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करके उसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो 0 पुट करने पे आपको 3 पॉइंट्स मिल जाएंगे, x = 0 एंड x = 1 एंड 3। सो अगर सपोज आपसे पूछा जाए कि कितने इस फंक्शन के क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, तो यहाँ पे आंसर होगा 3 क्रिटिकल पॉइंट्स। वो कौन कौन से होंगे, तो फिर आंसर होगा 0, 1 एंड 3। ठीक, अब उसके बाद हमें इन 3 क्रिटिकल पॉइंट्स को चेक करना है कि इनमें से कौन सा मैक्सिमा है, कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है और कौन सा सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। तो उसके लिए आप इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। डबल डेरिवेटिव किसका, ये जो हमने ओरिजिनल में f' निकाला था, इसको आप 2 बार इसको आप वापस से डिफरेंशिएट करके f" निकालेंगे और उसको सॉल्व कर लेंगे। यदि कुछ कॉमन आ रहा है तो कुछ कॉमन ले लेंगे। फिर अब इस डबल डेरिवेटिव में आप ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनको पुट करेंगे। तो हमने यहाँ पे x = 1 को पुट किया, तो हमें डबल डेरिवेटिव क्या मिलेगा, नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स इट इज़ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। कौन, x = 1। अब x = 3 पुट करेंगे तो इस पर जो सेकेंड डेरिवेटिव होगा वो ग्रेटर देन 0, दैट मीन इट इज़ पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब अगर x = 0 पुट करेंगे तो डबल डेरिवेटिव क्या मिल जाएगा, 0 के इक्वल मिलेगा। अब यहाँ पे आप नहीं बोल सकते हो कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा, इसके लिए आपको इसका ट्रिपल डेरिवेटिव भी फाइंड करके देखना होगा। तो f'' जब हमने फाइंड किया और हम देखेंगे तो वो क्या मिलेगा, नॉन 0 मिलेगा। सो इफ़ इट इज़ नॉन 0 देन वी कैन से इट इज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक, तो ये तो यहाँ पे इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन में फाइंड करेंगे। अब यदि आपसे बोला जाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करें, मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे होगी, इस पॉइंट पे होगी, यानी आपको f(1) फाइंड करना होगा। तो इस फंक्शन में 1 पुट कर दीजिए, 1 -5 + 5 कैंसिल एंड -10, तो कितनी आ जाएगी f1 की वैल्यू, -9। तो ये होगी मैक्सिमम वैल्यू। फिर इस पॉइंट पे क्या मिल रहा है, मिनिमम। तो आपसे यदि पूछा जाए कि मिनिमम वैल्यू बताएं, मिनिमम वैल्यू, तो वो किस में मिलेगी,
3 पे मिलेगी, यानी इस पूरी इक्वेशन में आप 3 पुट कर देना, तो जो सॉल्व करने पे जो मिलेगा वो मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। और 0 पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन है तो इस पर फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। अभी जो हमने इतने सारे कैलकुलेशन किया है, ये सब कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको ये पता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक, यहाँ तो मैंने एक छोटा सा फंक्शन लिया था जिसमें 3 या 4 इसकी पावर थी, बट सपोज़ यदि यहाँ पे जो पावर है वो 100 आपको दे देते हैं या फिर 50, कोई बड़ी पावर, या फिर इस टाइप से कोई फंक्शन आपको दे देते हैं x-1 की पावर 20 एंड x-2 की पावर कुछ भी मान लीजिए 15 मान लीजिए, कुछ ऐसी बड़ी पावर्स वाले आपको फंक्शन दे देते हैं और आप उनका पॉइंट फाइंड करते हैं। तो फिर इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं, इस फंक्शंस को हम हमेशा चेक करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। इवन इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम इससे चेक कर सकते हैं। ये एक सिंपलेस्ट मेथड है फाइंड करने का मैक्सिमम मिनिमा या फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है ना। अब क्या होता है पहले मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर इसी सेम क्वेश्चन को मैं यहाँ पर करके बताती हूँ कि इसको हम इस टेस्ट से कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ये बोलता है कि सपोज अ पॉइंट x इक्वल टू a इज ए क्रिटिकल पॉइंट एंड नंबर 1 इज साइन ऑफ एफ डैश एक्स। हम किसका साइन चेक कर रहे हैं? एफ डैश एक्स का साइन चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। यदि डेरिवेटिव का जो साइन है वो इस पॉइंट पे पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है तो फिर हम बोलेंगे कि ये जो पॉइंट होगा वो लोकल मैक्सिमा होगा। लोकल मैक्सिमा बोले या पॉइंट ऑफ मैक्सिमा बोले एक ही बात है, एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक, अब नंबर 2 है कि इफ़ द साइन ऑफ एफ डैश एक्स, फिर से हम डेरिवेटिव जो है फर्स्ट डेरिवेटिव उसका जो साइन है वो देख रहे हैं, एंड इफ़ इट इज़ चेंज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव देन एफ ऑफ एक्स हैव लोकल मिनिमा एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, and if the sign of f dash x doesn't change then this point is a point of inflection या फिर सैडल पॉइंट। अब कैसे फाइंड करना है उसके लिए मैं यहाँ बताती हूँ। ये नंबर लाइन पे आपको सबसे पहले जो क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे उनको अरेंज करने होंगे जैसे नंबर लाइन पे होते हैं और एक्चुअल पोजीशन में। तो हमें 3 पॉइंट मिले थे 0, 1 एंड 3। तो सबसे पहले कौन सा होगा? पॉइंट 0, फिर उसके बाद क्या होगा 1, फिर उसके बाद क्या होगा 3। ठीक, अगर नेगेटिव पॉइंट होगा तो नेगेटिव पॉइंट को आपको पहले लिखने होंगे, अगर सपोज आपको यहाँ पर कोई नेगेटिव पॉइंट मिलता है तो। फिर उसके बाद आप साइन कैसे चेक करेंगे? तो इस पॉइंट के लेफ़्ट और राइट में आपको कुछ पॉइंट पुट करने होंगे। हमें किसका साइन देखना है? एफ डैश एक्स का साइन देखना। तो डेरिवेटिव कहाँ पे लिखा हुआ है? ये डेरिवेटिव लिखा हुआ है एफ डैश, दैट में ये डेरिवेटिव है हमारा। ठीक है ना, 5x² माइनस 4x प्लस 3। अब इसमें आप x के इधर वाला कोई भी पॉइंट हो, इधर कितने नेगेटिव है तो आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए जो आपका मन करे। तो सपोज हमने -1 लिया, अब -1 आप यहाँ पुट करेंगे इसके अंदर, एफ डैश ये है मैं इसके अंदर पुट कर रही हूँ। तो यहाँ -1 पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव, यहाँ -1 पुट करेंगे पॉजिटिव, यहाँ भी पॉजिटिव। तो कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको तो केवल साइन देखना है कि हमें साइन क्या मिलेगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे वी गेट पॉजिटिव साइन एंड द लेफ्ट साइड ऑफ 0। अब 0 से 1 के बीच में आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए। तो सपोज मैंने यहाँ पर 1/2 कंसिडर किया, ठीक है ना। अब 1/2 यहाँ लेके आप चेक कीजिए तो यहाँ क्या मिलेगा? 15, 5/16। यहाँ 1/2 लेंगे तो मैं 20/2 का होल क्यूब 8 प्लस के 15, यहाँ 1/2 लेंगे तो 4, इसका एलसीएम लेंगे 60, फिर 16 लेंगे तो बनेगा 5 माइनस 40 और फिर प्लस 4 यानी 60। अब 60 फिर 65 यानी पॉजिटिव ही आएगा कुल मिला के। तो यहाँ देखेंगे ये जो 0 है इसका जो साइन है वो पॉजिटिव से पॉजिटिव हो रहा है, यानी चेंज नहीं हो रहा है तो हम बोलेंगे दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और यही हमें यहाँ पर मिल रहा था x इक्वल टू 0 जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक, अब 1 के हमने लेफ्ट साइड तो मिली क्या? पॉजिटिव साइन होगा। 1 के राइट साइड पे निकालना है तो 1 और 3 आ रहा है, यानी आप 2 ले सकते हैं। अब हम यहाँ पर 2 लेते हैं सपोज, और इसका साइन देखते हैं क्या मिलेगा। तो ये कितना होगा? मेरे ख्याल से नेगेटिव भी मिलेगा। अब यहाँ नेगेटिव मिल जाएगा ये। तो 1 क्या मिल रहा था आपको? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। यहाँ पे आप देखेंगे चेंज, पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, दैट मीन दिस पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और 1 आपको मैक्सिमम मिल रहा था। अब 3 आ गया, 3 के इधर आप कोई सा पॉइंट ले लीजिए, 4 लेंगे
4 लेके जब आप इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू मिल जाएगी पॉजिटिव। कैलकुलेट करके देखना, सिंपल कैलकुलेशन है। तो ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन का मीनिंग है ये 3 पे चेंज हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो रहा है, दैट मीन्स इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये हमें 3 पे पॉइंट ऑफ मिनिमा ही मिल रहा है। तो इस तरीके से फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कितना ही बड़ा फंक्शन हो, बस आपको क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करके उसको नंबर लाइन पर अरेंज करना है, और अरेंज करने के बाद उनका बस साइन देखना है कि किस तरीके से चेंज हो रहा है। प्लस से माइनस तो मैक्सिमा, माइनस से प्लस तो मिनिमा, और कोई चेंज नहीं हो रहा है प्लस से प्लस या माइनस से माइनस, तो फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये होता है हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब इस पे बेस्ड मैं एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ, जिससे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और क्लियर हो जाएगा आपको। ओके, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स और मैंने मेंशन किए हैं जिसमें हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे अप्लाई करेंगे वो यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ ये नेक्स्ट एग्जांपल है कि यदि फंक्शन डिफाइंड इस तरीके से x - 2 की पावर 17 और x + 5 की पावर 24, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। तो इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही है। और पहले में लिखा होगा f डज नॉट हैव अ क्रिटिकल पॉइंट, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि कम से कम एक क्रिटिकल पॉइंट तो होगा ही सही, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। अब जैसे पावर यहाँ पे मैंने बोला 17 है, 24 है, तो अगर किसी पॉइंट पे आपको डेरिवेटिव 0 मिल जाएगा, दैट मीन्स तो उसके लिए आपको वापस से डिफरेंशिएट करना होगा, और तब तक डिफरेंशिएट करते जाना है जब तक कि वैनिश नहीं हो जाए। तो ऐसे केस में जब इतनी बड़ी बड़ी पावर्स होती हैं तो वो जो हमारा इससे पहले वाला मेथड था वो हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और अगर अप्लाई करेंगे तो काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। तो फिर आप वहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से इजीली चेक कर सकते हो। कैसे चेक करेंगे उसके लिए अपन यहाँ देखते हैं। जैसे एक फंक्शन है ये गिवन है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो u × v से कर दीजिए। पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको एडिटिव रखेंगे, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको एडिटिव रखेंगे। अब इसमें से जो कॉमन आ रहा है एवरेज x = 0 लेके आप इसमें से कॉमन ले लीजिए। तो 16 एंड 23 पावर जो है वो कॉमन आ रही है, और जो अंदर बचेगा उसको लिख दीजिए 17। यहाँ से 16 कॉमन ले लिया तो x + 5 + 24 x - 2 ये बच गया। इसको सॉल्व करने पे 3 फैक्टर्स मिल जाएंगे जिनसे आपको 3 पॉइंट मिलेंगे, x = 2, x = -5 एंड x = -37/41। ये 3 तो क्रिटिकल पॉइंट मिल गए। अब यहाँ पे था कि कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो हो गया हमारा फॉल्स। अब इन तीनों पॉइंट्स को आप नंबर लाइन पर अरेंज कर दीजिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये -5 सबसे पहले आते हैं नंबर लाइन पे, फिर उसके बाद -37/41, ये 0 पॉइंट समथिंग होगा कुछ ना कुछ, फिर उसके बाद 2 आएगा। ठीक, अब -5 के इधर वाला कोई भी एक पॉइंट आप ले लीजिए। तो सपोज -6 हमने लिया, अब -6 को आप f' में पुट कर दीजिए। तो f' कौन सा है हमारा, सपोज ये है जो लास्ट में मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो ये f' की वैल्यू हमारी। अब f' में जब -6 पुट करेंगे तो यहाँ तो पॉजिटिव, ये जो पावर है ये पॉजिटिव है, तो यहाँ नेगेटिव पुट करें या पॉजिटिव पुट करें, ये तो हमेशा क्या मिलने वाला है आपको, पॉजिटिव। ऑलवेज हमेशा ये तो पॉजिटिव रहेगा। अब डिपेंड करेगा यहाँ पे, क्योंकि पावर क्या है, ओड है, हम क्या पुट करें -6, तो ये क्या मिलेगा आपको, नेगेटिव। फिर यहाँ को क्या पुट करें -6, तो ये मल्टीप्लाई होकर पूरी नेगेटिव वैल्यू देगा, +37 करने पर ये भी क्या देगा, नेगेटिव। अब इन सभी साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव। ठीक, क्लियर। ठीक, अब -5 और -37/41। अब जैसे मैंने बोला ये 0 पॉइंट समथिंग होगा, दैट मीन्स आप यहाँ से -0 से बड़ी वैल्यू तो -1 ले लीजिए। अब यहाँ -1 पुट कर दिए तो ये तो पॉजिटिव होगा सही, हमेशा इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ -1 पुट करेंगे तो पॉजिटिव, यहाँ -1 पुट करेंगे तो -41, दैट मीन ये नेगेटिव। कंप्लीट को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। फिर -37/41 तो इधर देखेंगे तो 2 आ रहा है, और दैट में आप यहाँ से क्या ले सकते हो, 0 ले सकते हो। इन दोनों के बीच में एक पॉइंट आ रहा है 0, 0 लेंगे तो ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो हमने लिख दिया पॉजिटिव इन दोनों के बीच में। अब 2 के इधर 3 ले लीजिए, ये तो पॉजिटिव रहेगा सही, ये भी पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव। तो इस तरीके से हमें पहले तो साइन को चेक करना है कि उन नंबर्स के बीच में साइन कैसे होगा। अब यहाँ -5 में आप देखेंगे साइन कैसे चेंज हो रहा है, प्लस से माइनस, तो पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है, तो मैक्सिमा। अब ये जो -37/41 है, इसमें लेफ़्ट टू राइट जाने पर साइन कैसे चेंज हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ये होगा मिनिमा। अब ये जो 2 है इसका लेफ़्ट से राइट जाने में साइन कैसे चेंज हो रहा है, पॉजिटिव से पॉजिटिव, सो दैट मीन इट इज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मीनिंग है
ना तो मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा। सो इस वजह से हमारा डी ऑप्शन सही होगा, एफ नाइदर मैक्सिमम नो मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 2। क्लियर। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि गिवन एक फंक्शन है एफ जो कि 0, से आर तक डिफाइंड है, बी डिफाइंड एज दिस। ठीक है ना, ये तो डोमेन है और उसके जो आंसर मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, आर में। सच दैट उसकी डेफिनेशन गिवन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए की पावर माइनस एक्स, देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ। तो इस फंक्शन की हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमम फाइंड करना है। उसके लिए आप इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करके बराबर 0 करेंगे। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स ए की पावर माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0। अब इसको बराबर 0 पुट करेंगे तो एक तो आएगा एक्स इक्वल टू 0, एक आ जाएगा एक्स इक्वल टू 2। और ई की पावर माइनस एक्स किसी भी एक्स के लिए कभी भी 0 नहीं होता है, तो हमें केवल 2 पॉइंट मिल जाएंगे, 0 एंड 2। अब यहाँ पे आप चाहें तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट कीजिए, फिर उसके बाद पॉइंट पुट कीजिए। बट डिफ्रेंशिएशन के लिए यहाँ पे भी u इंटू वी से करना होगा, यहाँ पे भी u इंटू वी से, फिर उसके बाद पॉइंट पुट करेंगे। जिससे अच्छा है कि आप नंबर लाइन पे इन पॉइंट्स को ड्रॉ कीजिए, 0 एंड 2। अब उसके बाद आप साइन चेक कर लीजिए लेफ़्ट टू राइट के लिए। 0 के अंदर आप क्या लेंगे, नेगेटिव पॉइंट को एफ डैश में पुट करेंगे, तो यहाँ पे -1 लेंगे तो ये नेगेटिव, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा सही। यहाँ -1 पुट करेंगे तो बनेगा 3 + 1, तो ये पूरा क्या बनेगा यहाँ पे नेगेटिव। अब 0 एंड 2 के बीच में पॉइंट लेंगे 1, तो 1 लेने पर ये फिर से पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव होता ही सही हमेशा, यहाँ पे पॉजिटिव तो ये आ जाएगा पॉजिटिव। अब 2 के इधर कोई पॉइंट ले लीजिए 3 को यहाँ पुट करेंगे तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव होगा सही हमेशा, और यहाँ पे 3, तो ये पूरा क्या बनेगा नेगेटिव। इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा, तो ये क्या चेंज हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव। यहाँ पे आप देखेंगे साइन क्या चेंज हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव। सो इट इज़ पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो x इक्वल टू 0 पे तो आपको मिलेगा मिनिमा, और x इक्वल टू 2 पॉजिटिव से नेगेटिव, तो x इक्वल टू 2 पे आपको मिलेगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब हमसे क्या पूछा गया, मैक्सिमम वैल्यू, तो x इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए यहाँ पे 4 e की पावर -2 यानी 4 e स्क्वायर, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे चेक करना होता है। ठीक है, अब हम इसका लास्ट टॉपिक देख लेते हैं, कॉन्केविटी एंड कॉन्वेक्सिटी ऑफ अ फंक्शन। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉन्केविटी एंड कॉन्वेक्सिटी, जिसमें हम पहले देखते हैं कि कॉन्केव फंक्शंस एंड कॉन्वेक्स फंक्शन होते क्या हैं, इनका मीनिंग क्या है। तो यहाँ मैंने डेफिनेशन मेंशन कर रखी दोनों की, देखते हैं हम इनको कि अ फंक्शन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल इज़ कॉन्केव, यानी किसी भी फंक्शन को जो कि सिंगल वेरिएबल है उसे कॉन्केव बोलेंगे कब, इफ़ एवरी लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट ऑन इट्स ग्राफ डज नॉट लाई अबाउ द ग्राफ एट एनी पॉइंट। यानी कोई भी ग्राफ है, जैसे कि मैंने यहाँ ग्राफ बना रखा है, इस ग्राफ में इसके किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को जोड़ने वाला जो लाइन सेगमेंट है, ये जैसे कि मैंने यही लाइन सेगमेंट बनाया इस तरीके से, ये जो लाइन सेगमेंट है इट इज़ डज नॉट लाई अबाउ द ग्राफ एट एनी पॉइंट। तो वो फिर वो जो लाइन सेगमेंट है वो ग्राफ के ऊपर नहीं होना चाहिए कभी भी, है ना। ऐसा कोई भी पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करने चाहिए कि वो लाइन सेगमेंट ग्राफ के ऊपर जाए। जैसे कि आप यहाँ पे मैं कोई सा भी ग्राफ ले लूँ, ये एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, इन दोनों मिलाने वाली लाइन को, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट, तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये भी ग्राफ के नीचे ही है, ये ऊपर नहीं है। ऐसा कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए जब आपका मन करे, उन सभी पॉइंट्स को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा वो हमेशा लाई करेगा ग्राफ के नीचे, कभी भी वो ऊपर नहीं होगा। तो उस केस में हम बोलेंगे कि दिस टाइप ऑफ कर्व या दिस टाइप ऑफ फंक्शन, या ये जिस भी फंक्शन का ग्राफ है वो क्या होगा, हमेशा कॉन्केव फंक्शन। क्लियर, क्या कहा मैंने कि सिंपल सा मीनिंग है कि इस ग्राफ के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनमें से कोई भी 2 पॉइंट को लेकर अगर आप लाइन सेगमेंट बनाते हैं, वो लाइन सेगमेंट जो होगा वो कभी भी ग्राफ के ऊपर नहीं होगा, वो हमेशा ग्राफ के नीचे ही होगा। तो फिर उस केस में आप कहेंगे तो इट इज़ अ कॉन्केव। और कॉन्वेक्स में भी सेम होगा कि अ फंक्शन ऑफ अ सिंगल वेरिएबल इज कॉन्वेक्स कब होगा, इफ़ एवरी लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन इट्स ग्राफ डज नॉट लाई बिलो द ग्राफ एट एनी पॉइंट। ठीक है ना, तो उसके लिए फिर ग्राफ कैसा बनेगा, इस टाइप का बनेगा कि अगर आप ऐसा ग्राफ लें जिसमें कोई भी 2 पॉइंट्स को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है वो ग्राफ के नीचे ना बने, हमेशा ग्राफ के क्या बने, ऊपर बने। तो उसके लिए ग्राफ क्या होगा, इस टाइप का होगा कि ये हमेशा ग्राफ के ऊपर बन रहा है, ग्राफ के नीचे नहीं बन रहा। ठीक है ना, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि दिस टाइप ऑफ कर्व इज कॉन्वेक्स फंक्शन। क्लियर,
ये यहाँ पे आप लाइन सेगमेंट ले लीजिए दिस वन। तो ये तो मैंने आपको ग्राफिकली बताया, बट हम कभी भी ग्राफ से चेक नहीं करते क्योंकि ग्राफ बनाना पॉसिबल नहीं होता है हमारे लिए किसी भी फंक्शन का, ठीक है ना। अगर हमारे पास वेल नोन फंक्शन था तो हम ग्राफ बना के चेक कर सकते हैं, बट अगर हमें फंक्शन नहीं पता है कि उसका ग्राफ कैसे बनेगा तो फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए एक टेस्ट होता है कि कॉन्वेक्स फंक्शन और कॉनकेव फंक्शन फाइंड करने का एक मेथड होता है। उस मेथड को फॉलो करके हम चेक करते हैं क्वेश्चन में कि कौन सा फंक्शन कॉनकेव होगा, कौन सा फंक्शन कॉन्वेक्स होगा, ठीक है ना। ये तो बस मैंने आपको डेफिनेशन ये जो लिखी है यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करने के लिए ग्राफ बनाया कि इसका मीनिंग ये होगा या ये होगा। अब यहाँ पे ये जो है वो कॉनकेव फंक्शन है, उसमें लिखा हुआ है कि नो लाइन सेगमेंट। यहाँ पे आप कोई सा भी लाइन सेगमेंट बना लीजिए, ज्वाइनिंग 2 पॉइंट ऑन अ ग्राफ लाई अबाउट द ग्राफ एट एनी पॉइंट। ऐसे ही यहाँ पे है कि नो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन अ ग्राफ लाई बिलो द ग्राफ एट एनी पॉइंट। कोई सा भी लाइन सेगमेंट नहीं होगा जो कि इस ग्राफ के नीचे बनेगा, सारे के सारे क्या बनेंगे, इस ग्राफ के ऊपर ही बनेंगे। अब अगर ग्राफ इस टाइप का हो, सपोज़ मैंने एक ग्राफ ऐसे दे दिया इस तरीके से, तो इसमें अगर आप एक पॉइंट ये लेते हैं, एक पॉइंट ये लेते हैं, तो इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा उसमें से ये वाला लाइन सेगमेंट तो इस कर्व के ऊपर आ रहा है और ये वाला लाइन सेगमेंट कर्व के नीचे आ रहा है। सो दैट मीन दिस टाइप ऑफ कर्व इज़ नॉट अ कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो ऐसा जो ग्राफ होगा वो कॉनकेव भी नहीं होगा और कॉन्वेक्स भी नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे चेंज हो रहा है कॉनकेविटी एंड कॉन्वेक्सिटी। तो इस केस में फिर आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिलता है। वो कैसे मिलता है वो मैं अभी आगे थ्योरी में बताती हूँ आपको। ये तो हो गया कॉनकेव और कॉन्वेक्स का मीनिंग। अब हम देखते हैं आगे कि हम चेक कैसे करेंगे किसी भी फंक्शन को। अब यहाँ पे कैसे चेक करेंगे हम कॉनकेविटी एंड कॉन्वेक्सिटी और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को, उसके लिए हम थ्योरी देखते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ ऑफ अ सिंगल वेरिएबल डिफाइंड ऑन इंटरवल आई इज। ट्वाइस डिफरेंशिएबल का मीनिंग है कि हम उस फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं, और सिंगल वेरिएबल का मीनिंग है एक ही वेरिएबल होना चाहिए एक्स। उसी के लिए हम थ्योरी पढ़ रहे हैं और वो किसी न किसी इंटरवल आई पे डिफाइंड है। देन नंबर 1 है कि वो जो फंक्शन होगा वो कॉनकेव होगा कब, इफ़ एंड ओनली इफ़ एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू ओपन इंटरवल आई। मीन्स यहाँ पे इंटरवल कैसा भी हो आपको हमेशा ओपन इंटरवल कंसिडर करना है। इंटरवल के कभी भी बाउंड्री पॉइंट्स पे आप कॉनकेव और कॉन्वेक्सिटी चेक नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ओपन इंटरवल यानी इंटरवल के सभी इंटीरियर पॉइंट पर अगर जो डबल डेरिवेटिव है वो लेस देन इक्वल टू 0 आता है, देन वी कैन से द फंक्शन इज कॉनकेव। एंड कॉन्वेक्स के लिए क्या होगा, उसका रिवर्स होगा, एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल ओपन इंटरवल आई। ठीक, अब नोट लगा के मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ फंक्शन दैट इज़ कॉन्वेक्स, एक ऐसा फंक्शन जो कॉन्वेक्स है, इट इज़ ऑफन कॉल्ड कॉनकेव अपवर्ड। तो कॉन्वेक्स फंक्शन का ही सेकंड नाम होता है कॉनकेव अपवर्ड, ठीक है ना। अगर कॉनकेव अपवर्ड आपको चेक करना है तो भी फिर ये ऐसे ही चेक करना होगा आपको कि इफ़ एफ डबल डैश ग्रेटर देन 0 देन फंक्शन इज़ कॉनकेव अप यानी कॉनकेव अपवर्ड। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ फंक्शन दैट इज़ कॉनकेव इज ऑफन कॉल्ड कॉनकेव डाउनवर्ड्स। अगर कोई फंक्शन कॉनकेव है तो उसको हम अक्सर कॉनकेव डाउनवर्ड फंक्शन भी कहते हैं। अब कॉनकेव के लिए हमने क्या लिखा कि डबल डेरिवेटिव लेस देन इक्वल टू 0, तो यहाँ लिखा कि इफ़ डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 देन फंक्शन इज कॉनकेव डाउनवर्ड, तो उसको हम ये भी बोलेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ हमने एक और चीज़ लिखी हुई कि एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट, अगर कोई इन्फ्लेक्शन पॉइंट है इज डिफाइंड एज अ पॉइंट ऑन अ कर्व इन विच द कॉन्केविटी चेंज। कॉन्केविटी चेंज होने का मीनिंग है कि वो कॉन्वेक्स से कॉनकेव में जा रहा है या कॉनकेव से कॉन्वेक्स में जा रहा है। जैसे कि ये मैंने ग्राफ भी बताया था, ये वाला ग्राफ है, ये पॉइंट है, तो यहाँ पे इस पॉइंट में इससे पहले तो ग्राफ क्या था, कॉन्वेक्स था, इससे पहले क्या है कॉनकेव है। तो अगर किसी पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट के लेफ्ट एंड राइट पे कर्व का नेचर चेंज हो रहा है, कॉन्केविटी चेंज हो रही है, ये यहाँ पे कॉन्केविटी होती है, अपवर्ड से डाउनवर्ड या डाउनवर्ड से अपवर्ड में चेंज हो रहा है, देन वी कैन से दिस पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ पे अगर कोई भी 2 पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट बनाते हैं तो वो ना तो कम्प्लीटली ऊपर मिल रहा है ना कम्प्लीटली नीचे मिल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये तो हो गया मीनिंग। अब हम कुछ 1-2 एग्जाम्पल कर लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा। हाउ कैन वी चेक।
तो यहाँ हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इन एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कॉनकेव और कॉन्वेक्स कैसे फाइंड करते हैं किसी भी फंक्शन के लिए। जैसे कि नंबर 1 एग्जांपल है, इसमें गिवन है कि एक फंक्शन डिफाइंड है x² - 2x+2, ठीक है ना। देन अब हमें चेक करना है कि कॉनकेव है कॉन्वेक्स है। उसके लिए आप उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे ना। तो यहाँ पे ये अगर कांस्टेंट वैल्यू मिल गई तो आपको चेक करना है कि कांस्टेंट वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है। इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, देन वी कैन से कि दिस फंक्शन इज़ कॉन्वेक्स, या फिर कॉन्वेक्स की दूसरी डेफिनेशन क्या है, कॉनकेव अपवर्ड। हम बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है या तो कॉन्वेक्स है या फिर हम बोलेंगे इट इज़ अ कॉनकेव अपवर्ड फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x, कि x की सभी वैल्यूज़ के लिए कॉनकेव अपवर्ड होगा या फिर कॉन्वेक्स फंक्शन होगा, ठीक। ऐसे नंबर 2 है, फंक्शन डिफाइंड है आपको x³ - x²। इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, दूसरी बार डिफरेंशिएट किया। अब दूसरी बार डिफरेंशिएट करने के बाद आपने इसको बराबर 0 करके पॉइंट निकाला तो पॉइंट आ जाएगा 1/3। अब 1/3 के बाद आप यहाँ देखेंगे कि ये जो फंक्शन है इसका जो डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव, वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होगा, बट कहाँ होगा, इस इंटरवल में। ये 1/3 है तो 1/3 के इधर 1/3 और 1/3 से जितनी बड़ी वैल्यूज़ होंगी उसके लिए ये जो सेकंड डेरिवेटिव होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और ऐसे 1/3 के जो लेफ़्ट साइड में जितने भी पॉइंट्स होंगे उस पे ये फंक्शन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 होगी। तो हमने यहाँ पर 2 इंटरवल्स बना लिए। अब हम यहाँ इंटरवल्स के अकॉर्डिंग बोलेंगे कि हियर दिस फंक्शन इज़ कॉनकेव अपवर्ड, जैसे हम बोलेंगे कॉन्वेक्स इन दिस इंटरवल, एंड दिस फंक्शन इज़ कॉनकेव डाउनवर्ड इन दिस इंटरवल, ठीक है ना। या तो कॉनकेव होगा या कॉनकेव डाउनवर्ड होगा इन दिस इंटरवल। तो इस तरीके से ये यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आपको या तो इंटरवल डिफाइंड होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो फिर ऑप्शन में इस तरीके से मेंशन होना चाहिए जैसे मैं बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो करेक्ट क्वेश्चन तो ये होगा। अब इसी फंक्शन के लिए यदि आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पूछे तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए डबल डेरिवेटिव को बराबर 0 करके पॉइंट निकालना होता है, बट यही नहीं बोलते हमें फिर ट्रिपल डेरिवेटिव भी फाइंड करना होता है। तो हम यहाँ पे बोल देंगे कि यस दिस x = 1/3 जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसका मीनिंग क्या है कि इस पॉइंट पर जो है वो कॉन्केविटी चेंज हो रही है कर्व की। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर ग्राफ भी बनाया हुआ है, इस तरीके से आपको ग्राफ मिलेगा कि ये 1/3 है, 1/3 के लेफ़्ट साइड पे। तो हमने यहाँ पर निकाल रखा है लेफ़्ट साइड में क्या हो रहा है, लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू 0 का मीनिंग है जो कर्व होगा वो कॉनकेव डाउनवर्ड होगा। तो मैंने इस तरीके से बना रखा है कि कर्व इस तरीके से मिलेगा, कॉनकेव डाउनवर्ड। फिर 1/3 के लेफ़्ट साइड में, फिर 1/3 के राइट साइड में आप देखेंगे कितना आ रहा है, ये कॉनकेव अपवर्ड। तो ये जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से बनेगा जैसे मैंने बना रखा है, और इस पॉइंट पे चेंज हो रहा है नेचर, सो दिस पॉइंट बिकम अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये इन तीनों का मीनिंग होगा। यहाँ पे मैंने एक एक एग्जांपल तीनों का बता दिया जिससे क्लियर हो गया होगा आपको बिल्कुल अच्छे से। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट टॉपिक था कॉन्केविटी एंड कॉन्वेक्सिटी, जिसमें मैंने मैक्सिमम मिनिमा भी करा दिया और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अगर हमें फाइंड करना हो, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, तो वो भी हमने इसमें कवर कर लिया। ओके, आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया और आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए हो सारे के सारे। So thank you for watching my videos guys. Thank you.